Hello everyone, this is Kushal Pandey. I welcome you all on this online platform of Civil Panda. Today we are going to discuss DPSP, Directive Principles of State Policy. आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि DPSP है क्या। तो DPSP आर सॉर्ट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं या डायरेक्शंस हैं, और क्लियर भाषा में इनको बोला जा सकता है दे आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं पॉलिसी मेकर्स ने या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने अपने पॉलिसी मेकर्स को जो सर्टेन डायरेक्शंस दिए हैं वही कहलाते हैं डीपीएसपी। कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उनका एक विजन था कि आने वाले टाइम में जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो जब वो लॉ बनाएंगी तो देयर शुड बी सर्टेन प्रिंसिपल्स, सर्टेन आइडियोलॉजीज विच शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल फॉर्मिंग द लॉज while making the laws। उन्हीं आइडियाज को, उन्हीं आइडियोलॉजीज को डीपीएसपी के रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है। पार्ट 4 के अंदर में डीपीएसपी दी गई है। जो डीपीएसपी ली गई है, डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दे आर इंस्पायर्ड बाय द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 के अंदर में दी गई है। तो हम एक एक करके देखने वाले हैं कि 36 से 51 में डीपीएसपी में बताया क्या गया है, और बड़ी इंटरेस्टिंगली हम इनको याद भी करने वाले हैं कि कैसे इनको इजीली याद किया जा सकता है। बच्चे इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको आर्टिकल ऊपर नीचे इसमें हो जाते हैं थोड़े से, तो वो आज हम दूर करने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 36 जो है वो सीधा सीधा बोलता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इसमें यह बात बताता है कि आगे डीपीएसपी में जहां जहां वर्ड स्टेट आने वाला है उसके क्या मतलब है। उसमें वो बताता है कि जो यूनियन और जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर हैं वो स्टेट के अंडर में आएंगे। जो आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं, लोकल बॉडीज हैं, वो क्या कहते हैं स्टेट वर्ड के अंदर में आएंगे। अदर बॉडीज जो लोग के द्वारा बनी है, स्टेचुटरी बॉडीज हैं या जो फंडेड है स्टेट के द्वारा, वो सब भी वर्ड स्टेट के अंदर में कवर होने वाली है। आर्टिकल 37 जो है वो हमको बताता है कि नेचर क्या है डीपीएसपी का। सभी ने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं और उनके बारे में पढ़ा है कि दे आर जस्टिफिएबल इन नेचर। उनको आप एनी कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के एनफोर्स करवा सकते हैं। जबकि डीपीएसपी में हमको ये बात याद रखनी होगी कि दे आर नॉन जस्टिफिएबल इन नेचर। इनको फोर्स कराने के लिए हम किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के बोल नहीं सकते हैं या इस तरीके से हम इसको फोर्स नहीं करवा सकते हैं। आर्टिकल 38 जो है वो बताता है कि डीपीएसपी का ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव क्या है। आखिरकार ऑब्जेक्टिव क्या है डीपीएसपी का, डीपीएसपी को कॉन्स्टिट्यूशन में डालने का। तो देखिए, हमने देखा है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो ज्यादातर प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल फ्रीडम को। डीपीएसपी जबकि हम देखें तो सोशल और इकोनॉमिकल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए डीपीएसपी को जगह कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। इसी के अंदर हम देखते हैं कि जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव ये बताता है वो बताता है कि इसको इनइक्वालिटीज को कम करना है। इनइक्वालिटीज भी कौन कौन सी, स्टेटस की, इनकम की, अपॉर्चुनिटीज की, ये सारी जो इनइक्वालिटीज है इनको कम करना ही मेन एम रहेगा डीपीएसपी का। आर्टिकल 39 बात करता है लाइवलीहुड की। आर्टिकल 39 जो है वो लाइवलीहुड की बात करता है। इसमें ये और भी बहुत सारी वो मिनिमाइज होना चाहिए। वुमेन और मेन जो है वो इक्वल हैं, इसलिए उनको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बनना चाहिए। स्टेट को जो है मेन, वुमेन और चिल्ड्रन की हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए समय समय पे नई पॉलिसीज फ्रेम करना चाहिए। जो हमारा मेन ट्रिक है या जो हमारे मेन आर्टिकल्स को याद करने वाली चीज है वो शुरू होती है आर्टिकल 40 से, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इसको हम एक साइकिल में याद कर सकते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, आर्टिकल 40 जो है वो बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। इसको आप अभी विलेज पंचायत ना मान के केवल 1 मिनट के लिए ये ध्यान रख लीजिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि एक विलेज हम बनाने जा रहे हैं। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत की बात करता है। हम अभी मान लेते हैं कि वो एक विलेज बनाने जा रहा है। 41 क्या बात कर रहा है? 41 कह रहा है कि जो लोग इस विलेज में रहेंगे उन लोगों को स्टेट क्या प्रोवाइड कराएगी। देखिए, जो मेन लोग हैं, मेन वुमेन, जो यंग लोग हैं, उनको तो स्टेट प्रोवाइड कराएगी एम्प्लॉयमेंट। जो इस गांव में बच्चे रहने वाले हैं उनको स्टेट प्रोवाइड कराएगी एजुकेशन।
और जो इस गांव में रहने वाले हैं, ओल्ड एज लोग, डिसेबल्ड लोग या अनएम्प्लॉयड लोग, उनको स्टेट प्रोवाइड कराएगी पब्लिक असिस्टेंस। तो हमने 2 आर्टिकल याद किए कि 40 में तो बन गया कि एक विलेज आके बसा, अब विलेज में जो लोग बाग रह रहे थे उनको स्टेट पहुंचा रही है एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, जो बच्चे हैं उनको, और जो ओल्ड एज हैं उनको पहुंचा रही है पब्लिक असिस्टेंस। उसी गांव में अब जो देखिए यहाँ पर जिनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया, तो 42 में कह रहा है कि आपने एम्प्लॉयमेंट तो उनको प्रोवाइड कराया है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कैसा होना चाहिए? जस्ट एंड ह्यूमन। तो जो एम्प्लॉयमेंट आप प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कंडीशन उसकी होनी चाहिए वो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उनसे बहुत ज्यादा 16-16 घंटे काम करवा रहे हैं, जैसा कि पहले हम ब्रिटिशर्स के टाइम पर देखते थे। तो जो एम्प्लॉयमेंट आपने 41 के अंडर में प्रोवाइड कराया है, उसे 42 के अंडर में बता रहा है कि जो कंडीशन होनी चाहिए वो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए। अब देखिए, कंडीशन अच्छा होना अपनी जगह है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट मेन आदमी किस लिए करता है? पैसों के लिए। तो 43 बोल रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट आप दे रहे हैं उसके लिए जो वेजेस होने चाहिए वो भी क्या होने चाहिए? लिविंग वेजेस होने चाहिए, यानी दे शुड बी अकॉर्डिंग टू द वर्क। ऐसा नहीं है कि एक्सप्लॉइटेटिव नेचर होना चाहिए। तो हमने देखो क्या समझा कि 40 में एक विलेज बना, 41 में उस विलेज में जो लोग रह रहे थे उनको एम्प्लॉयमेंट दिया, 42 में जो बताया कि जो एम्प्लॉयमेंट दिया उसकी कंडीशन काफी होनी चाहिए, जस्ट एंड ह्यूमन होनी चाहिए, और 43 में बताया कि सिर्फ जस्ट एंड ह्यूमन ही नहीं होनी चाहिए, उसमें वेज भी अच्छा मिलना चाहिए। जब ये सारी चीजें किसी आदमी की हो जाएंगी तो उसके बाद उसकी होती है शादी, है ना, जैसे हम सोसाइटी में भी देखते हैं। तो आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक टाइप का मैरिज कोड ही होता है, आप सभी जानते हैं, आजकल करंट अफेयर में भी काफी बना रहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। शादी हो जाती है तो उसके बाद होते हैं बच्चे। तो आर्टिकल 45 बात करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसको मॉडिफाई किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, ठीक है, जिसमें स्टेट इस तरीके के लॉ बनाएगा जिसमें 0 से 6 ईयर्स तक के बच्चों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो एक आदमी का ओवरऑल डेवलपमेंट तो हो चुका है, उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हो चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कि आगे क्या है। अब आगे वो सोसाइटी के लिए कुछ करेगा। 46 जो बोलता है वो बोलता है कि एससी, एसटी और अदर जो वीकर सेक्शंस है उनके लिए स्टेट कुछ पॉलिसीज बनाएगी, उनके लिए फॉर्मुलेशन पॉलिसीज वगैरह का, उनके वेलफेयर के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेट कुछ करेगी। तो अभी आप समझिए कि जो एससी एसटी का डेवलपमेंट करना है वो किस तरीके से करना है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बढ़ा करके, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बढ़ा करके, और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कैसे बढ़ेगी? न्यूट्रिशन लेवल उनका बढ़ा करके। तो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को भी क्या करेगी? स्टेट करने की कोशिश करेगी। ये बताता है आर्टिकल 47। देखिए, जब सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ हो चुका है तो हम लोग नेचर के लिए, एनवायरमेंट के लिए, और जो अदर हमारे एनिमल्स वगैरह होते हैं, वाइल्ड लाइफ होती है, उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो जो 48 आर्टिकल है वो कहता है कि एग्रीकल्चर और जो लाइव स्टॉक्स है उनका डेवलपमेंट किया जाएगा, स्टेट उनके डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेगी। और इसी में 48A जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा था, जो कहता है कि एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए भी स्टेट स्ट्राइव करेगी। 49 हमसे बोलता है कि जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं उन पे आप जाकर राजेश, लव, सीमा, इस तरीके के जो साइन वगैरह होते हैं वो नहीं बनाएंगे, और उनको कंजर्वेशन करने के लिए स्टेट क्या करेगी? कुछ कुछ अपनी कोशिश करती रहेगी। 50 को एक फेमस स्लैंग है 50-50। तो 50-50 से आप याद रख सकते हैं कि ये बात करता है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में जो है वो एक तरीके का बैलेंस ऑफ पावर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में वो बना रहेगा। इसको पॉपुलर स्लैंग में बोल दिया जाता है कि 50-50, और जुडिशरी पे 50-50 पावर रहेगी। जब सारी बात हो जाएगी तो हम इंडियंस शुरू से ही एक बात पढ़ते हुए आते हैं, वसुदेव कुटुंबकम वाली, विश्व बंधुत्व वाली, सर्वे सवंतु सुखीन वाली। तो वही वाली बात हमारे डीपीएसपी में 51 में दिखती है, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल पीस वाली बात। इसीलिए 51 आर्टिकल हमें बताता है इंटरनेशनल पीस। तो ये थे आर्टिकल आपके 36 से 51। आपको भी इजीली याद हो जाएंगे। थैंक यू।